ओके चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ब्लड प्रेशर एंड देन लिम्फ और फिर ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन कंप्लीट। ठीक है, ब्लड प्रेशर डेफिनेशन बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड प्रेशर? प्रेशर कौन लगा रहा है? कहाँ पे? वेसल्स पे, वेसल्स की वॉल पे। तो जब ब्लड फ्लो करता है वेसल्स के अंदर से, आर्टरीज या वेन्स, तो उसकी वॉल पे प्रेशर लगाएगा। उसी प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, अगर किसी पाइप में पानी प्रेशर से जा रहा है तो हम बोलेंगे ना कि उस पाइप के वॉल में वाटर का प्रेशर लग रहा है। तो वैसे ही वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है, तो वेसल्स की वॉल पे जो ब्लड फोर्स एक्सर्ट करेगा उसी को बोलेंगे ब्लड प्रेशर। तो डेफिनेशन नोट कर लो, बॉक्स में दी हुई है सबसे पहले, या तो ये लिख लो, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल्स। ठीक है, तो नोट कर सकते हो, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ वेसल्स is called blood pressure। क्लियर? तो ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है, आर्टरीज, वेन्स, और उसकी दीवारों पे जो ब्लड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसी को बोलेंगे ब्लड प्रेशर। आया समझ में? ठीक है, और प्रेशर ज़्यादा किस में होता है, आर्टरीज में कि वेन्स में? आर्टरीज में, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड हाई स्पीड से फ्लो करता है ना, हाई प्रेशर से फ्लो करता है, तो ज़्यादा प्रेशर आपको आर्टरीज में मिलेगा। तभी तो आर्टरीज की वॉल कैसी थी, याद है ना? थिक एंड इलास्टिक, मोटी थी और लचीली थी, इलास्टिक थी। ठीक है, वेन्स तो बहुत पतली होती है, प्रेशर कम होता है ना, इसलिए। डेफिनेशन क्लियर है? पीछे बॉयज क्लियर है ना? सॉरी। नेक्स्ट आ जाओ, दो टर्म्स आएंगे, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। अभी सिस्टोलिक क्या होता है देखो, सिस्टोलिक, और एक होता है आपका डायस्टोलिक। ये दो टर्म दिए हुए रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक का मतलब नहीं पता, स्कूल में चैप्टर हो चुके हैं ना किसी किसी के। सिस्टोलिक का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टोलिक इसका उल्टा, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन है ना, रिलैक्सेशन, इसका उल्टा हो गया। सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोलिक रिलैक्सेशन। लेकिन किसका कॉन्ट्रैक्शन, किसका रिलैक्सेशन? एट्रियम का कि वेंट्रिकल का? वेंट्रिकल का। अपर है कि लोअर चेम्बर है? वेंट्रिकल, लोअर है ना। तो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन किसका हो रहा है? वेंट्रिकल्स का। आगे समझ में? जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक, जब वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। तो लेना देना किसका है? वेंट्रिकल के साथ। ठीक है, अगर आपने हार्ट है ना का डायग्राम बनाया है तो वहाँ पे आपने देखा होगा ये तो एट्रियम हो गया और ये क्या हो गया? वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल का ही है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। अब देखो, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी है ना, जब वेंट्रिकल दोनों लेफ़्ट और राइट दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि दोनों एक साथ करती हैं। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उस टाइम पे जो ब्लड का प्रेशर होगा किस में? आर्टरीज में, उस प्रेशर को बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलेंगे? आगे समझ में? जब बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और उस टाइम पे जो ब्लड का प्रेशर होगा आर्टरीज में उसको बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। जब वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स हो जाएंगी उस टाइम पे जो आर्टरी में प्रेशर होगा उसको बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। आगे ना समझ में? तो जो भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो वेंट्रिकल से ही लेना देना है, एट्रियम का कोई रोल नहीं है।
ब्लड प्रेशर में एट्रियम का कोई रोल नहीं, रोल किसका है? वेंट्रिकल का। ठीक है, तो इसको बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। नोट कर लो, सिस्टोलिक प्रेशर डालो हेडिंग। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन सिस्टोलिक प्रेशर डालो हेडिंग। व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, when the ventricle contracts, the pressure of the blood in the arteries will be more and it is called as systolic pressure. When the ventricles contract and the pressure in the walls of the artery will be more, this pressure is called as systolic pressure. ठीक है? When the ventricle contract and the pressure on the walls of the artery will be more and this pressure is called as systolic pressure. उल्टा कर दो इसका। When the ventricle relax and the pressure of the blood in the walls of the artery will be less and this pressure is called diastolic pressure. इसका उल्टा कर दो। वैसे लिखा हुआ है बॉक्स में, वहाँ से भी देख के लिख सकते हो। नोट कर लिया? हाँ, अब वही मैं पूछने वाला हूँ। प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन में ज़्यादा होता है कि रिलैक्सेशन में? मतलब सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होगा, डायस्टोलिक प्रेशर कम होगा। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 है ना, 80, 120/80। तो सिस्टोलिक कौन सा है, नीचे वाला कि ऊपर वाला? ऊपर वाला ही होगा। तो 120 का मतलब क्या है? 120 सिस्टोलिक प्रेशर है, 80 क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर। इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं, सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक। डिवाइड नहीं करना, सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक। मैथ्स नहीं है, को डिवाइड थोड़ी कर रहे हैं, ये तो ब्लड का प्रेशर है। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यू है, ये नॉर्मल बीपी है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू है ये, और इसकी यूनिट है mmHg। mmHg मर्क्यूरी में नापते हैं इसको, मिलीमीटर, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इसकी यूनिट है। ठीक है, Hg मर्क्यूरी का सिंबल है ना। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू याद रखनी है, mmHg इसकी यूनिट है, 120/80। 120 क्या रिप्रेजेंट करता है? सिस्टोलिक प्रेशर। 80 क्या रिप्रेजेंट करता है? डायस्टोलिक प्रेशर। ये सब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, गलत है ना? क्लियर? ऑप्शन में एक ऑप्शन ये दे दिया है ना, एक ऑप्शन ये दे दिया, एक ऑप्शन ये दे दिया। ठीक है, एक ऑप्शन ये दे दिया। तो कौन सा आंसर है इन चारों में से? फर्स्ट वाला आंसर है ना। अरे फर्स्ट ही तो सही है, उल्टा हो नहीं सकता। माइनस माइनस थोड़ी कर रहे हैं, डिवाइड थोड़ी करना है। ठीक है, तो आंसर फर्स्ट ही होगा, सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक। याद रखना, मैथ्स नहीं है ये, देखो डिवाइड नहीं करना, ये तो वैल्यू है जो इंस्ट्रूमेंट ने बताई है। चलें आगे। अब इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? बताओ इंस्ट्रूमेंट का नाम जो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। स्फिग्मोमैनोमीटर। नोट कर लो इंस्ट्रूमेंट। सो द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। दिया हुआ है डायग्राम के नीचे इंस्ट्रूमेंट का नाम, SPHYGMO, स्फिग्मो। कैसे लिखना है देख लो एक बार, और कैसे इसको प्रोनाउंस भी करना है। स्फिग्मो, SPHYGMO, स्फिग्मो। ठीक है, मैनो, MANO, मीटर। तो तोड़ तोड़ के करोगे तो हो जाएगा स्फिग्मो मैनोमीटर। बोलो सभी। ये नहीं बोला, क्या नाम है इसका?
बोलना है सभी को। क्लियर? स्फिग्मोमैनोमीटर। क्लियर? ब्रेक ब्रेक करके करोगे, हो जाएगा। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है। अब अगर 120 से ऊपर जाती है वैल्यू, सपोज 140 हो गई अपॉन 90 mmHg, तो इसको बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर। क्या बोलेंगे? हाई ब्लड। हाइपर टेंशन, बायोलॉजिकल नेम क्या है? हाइपर टेंशन। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। ठीक है, याद रखना 140 से ऊपर, 120 वाला 140 हो गया, 80 वाला 90 हो गया, तो ये हाइपरटेंशन है। 140 से ऊपर रहता है तो मतलब हाई ब्लड प्रेशर है। अब अगर किसी का कंटिन्यूसली 180 रहता है ना, 180 अपॉन है ना 100 या 120 अगर रहता है किसी का लंबे समय तक, तो उसके लिए ख़तरा हो जाएगा फिर। क्योंकि हाइपरटेंशन में क्या होता है, आर्टरीज में प्रेशर बनेगा, है ना, आर्टरी में ब्लड का प्रेशर क्या होगा? हाई रहेगा। और लंबे समय तक आर्टरी में ब्लड का प्रेशर अगर हाई रहता है, नॉर्मल से ज़्यादा रहता है, 180 200 के आसपास भी अगर जाता है ना, कंटिन्यूसली अगर बना रहता है, तो फिर बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी सिचुएशन। आप खुद ही देखो, अगर आर्टरीज में प्रेशर बना रहेगा ज़्यादा लंबे समय तक, तो आर्टरीज की वॉल क्या हो जाएंगी? रप्चर हो जाएंगी, फट जाएंगी ज़्यादा प्रेशर होने के वजह से। और जब वेसल्स फट जाएंगे, आर्टरीज फट जाएंगी अंदर, तो क्या इंटरनल ब्लीडिंग नहीं होंगी? अंदर की अगर आर्टरीज फट गई तो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और फिर कान से खून या नाक से खून, क्योंकि यही तो ओपनिंग है, यहाँ से खून आना लग जाएगा, फिर डेथ भी हो जाएगी सीवियर केस में। ठीक है, ठीक है, ये मत पूछो कितने देर बाद। आ गया समझ में? तो हाइपरटेंशन में ये होता है, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है, हो जाएगी। खतरनाक कौन सा है देखो? हाई वाला, है ना। अब लो वाला कब होता है? 110/70, ये लो है, मतलब ये लो है, ये हाई था। अब हाई वाले में प्रॉब्लम क्या होती है, किनको होता है ये? जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा टेंशन, एंग्जाइटी, एंगर, ज़्यादा गुस्से में होते हैं, है ना, उनको हाई बीपी रहता है जनरली। ठीक है, क्योंकि एक तरह की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ये आज के टाइम में। आज के टाइम में ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना, है ना, एक्सरसाइज नहीं करना, योगा नहीं करना, ऑयली स्पाइसी, है ना, ये खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं। टेंशन, स्ट्रेस, एंगर को क्रिएट करती है। और स्ट्रेस तो सभी को रहता है किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड, है ना, आज के टाइम पे तो स्ट्रेस से तो कोई बचा ही नहीं, तो इसीलिए। क्लियर? रही बात लो ब्लड प्रेशर की, लो ब्लड प्रेशर में क्या हो जाता है? कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, चक्कर आ जाते हैं, ठीक है ना, जल्दी थक जाते हैं। ये लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स होते हैं। क्लियर? आ गया समझ में? तो आपकी बुक में हाइपरटेंशन, इसको बोलेंगे हाइपोटेंशन। क्या बोलेंगे? हाइपोटेंशन। ये हाइपर था, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, ये हाइपोटेंशन। हाइपो का मतलब कम, लो ब्लड प्रेशर। तो ये था आपका टॉपिक ब्लड प्रेशर, टॉपिक खत्म, ठीक है। ब्लड प्रेशर छोटा सा ही तो था ही। क्लियर? डेफिनेशन, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, नॉर्मल, हाइपरटेंशन एंड इंस्ट्रूमेंट का नाम। इस टॉपिक से ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं लिम्फ, लास्ट टॉपिक है ये लिम्फ। छोटा सा दिया हुआ है लिम्फ भी, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यस, अगर आप डाइट सही से नहीं ले रहे हो, पानी इनटेक आपका कम है, तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ब्लड वॉल्यूम के वजह से कमजोरी ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। तभी तो कहते हैं हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और एक्सरसाइज ज़रूरी है। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक है ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन में लिम्फ।
इसको हम पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम, तो हेडिंग डाल लेना लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, खड़े हो जाओ जयंत वहाँ से। ओके, देखो नेक्स्ट टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। अब इस लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स है? सबसे पहला तो है लिम्फ है। ठीक है, लिम्फ पढ़ेंगे अभी एक एक करके। दूसरा आएगा लिम्फ कैपिलरीज। ये सारे क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं किसके? लिम्फेटिक सिस्टम के, लिम्फ कैपिलरीज। सेकंड है, थर्ड है आपका लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। और फोर्थ है आपका लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स। तो ये तो हो गए कंपोनेंट्स, लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं ये। लिम्फ, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स। ठीक है, अब देखो होता क्या है ये लिम्फ। इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि लिम्फ क्या होता है, व्हाट इज़ लिम्फ। ठीक है, डिफाइन लिम्फ या व्हाट इज़ लिम्फ। दूसरा इसके फंक्शन, ये दो तो बहुत बार एग्ज़ाम में आते हैं, ये 2 क्वेश्चन तो बहुत बार आते हैं कि व्हाट इज़ लिम्फ एंड इट्स फंक्शन, या राइट 2 फंक्शंस। अब जो बाकी क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, एक ये हो गया। लिम्फ का कंपोजिशन बताओ, इस लिम्फ का कंपोजिशन बताओ, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब होता है क्या है लिम्फेटिक सिस्टम? देखो, लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके पैरेलल रन कर रहा है। एक में तो ब्लड फ्लो कर रहा है और एक में लिम्फ फ्लो कर रहा है, दोनों पैरेलली हमारे बॉडी में चल रहे हैं। ये दोनों पैरेलल सिस्टम है बॉडी में, दोनों एक साथ फ्लो कर रहे हैं, साथ साथ पैरेलली। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ब्लड का फ्लो पढ़ा था, है ना, वेसल्स में, आर्टरीज में, वेन्स में। और लिम्फेटिक सिस्टम में हम पढ़ेंगे लिम्फ का फ्लो, लिम्फ कैपिलरीज में, लिम्फ वेसल्स में, जो ये फ्लो कर रहा है। तो ये 2 सर्कुलेटरी सिस्टम, एक लिम्फेटिक सिस्टम और एक सर्कुलेटरी सिस्टम, दोनों हमारे बॉडी में चल रहे हैं। ये दोनों फ्लूइड हैं, दोनों लिक्विड हैं, ब्लड भी लिक्विड है और लिम्फ भी लिक्विड है। तो लिम्फ को हम क्या बोल देते हैं? टिश्यू फ्लूइड। क्या बोल देते हैं? टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी क्या देते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी क्या देते हैं, है ना, या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये लिम्फ होता क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है और इसका फंक्शन क्या है, तो बस यही टॉपिक है हमारा। तो देखते हैं, ये मैं रब कर रहा हूँ, नोट कर लेना। कंपोनेंट्स हो गया, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू रब कर दूँ। ये कंपोनेंट्स याद हो गए? ठीक है, याद रखने, लिम्फ, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स। दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कुछ भी बाहर से नहीं बताया मैंने अभी। अब देखो ये क्या होता है, ये है ना। तो आर्टरी कौन सी है इनमें से? आर्टरीज कौन सी है? वेन्स कौन सी है? कैपिलरी कौन सी है? ये वाली कौन सी है? आर्टरी है कि वेन? आर्टरी है ना। ठीक है, ये कौन सी है? और ये तो कैपिलरी है, जो दोनों को ज्वाइन करे, आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन करे, कैपिलरी। अब देखो क्या होता है, जब भी आर्टरी ब्लड लेकर आएगी कैपिलरी के पास, जब भी आर्टरी ब्लड लेकर आएगी कैपिलरी के पास, तो कैपिलरी की वॉल में माइन्यूट पोर्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं? छेद होते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं, क्योंकि कैपिलरी के थ्रू तो एक्सचेंज होता है। फंक्शन पढ़ा था ना कैपिलरी में, कैपिलरी हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ ब्लड विद द सराउंडिंग सेल्स, है ना। तो जब भी
ब्लड आर्टरी से आएगा, कैपिलरी में जाएगा, तो कैपिलरी की वॉल से कुछ मटेरियल बाहर आ जाएगा निकल के, ठीक है, बाहर आ जाएगा और सेल के बीच में आ जाएगा। ये सेल्स हैं या टिश्यू बोल सकते हो, इधर भी होंगे। इनके बीच में आ गया मटेरियल। तो जब भी आर्टरी ब्लड लेकर आएगी, कैपिलरी से कुछ फ्लूइड आपका बाहर आ जाएगा। कहाँ पे? सेल्स में या टिश्यू में, वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से सेल्स के बीच में इकट्ठा हो जाएगा। तभी तो इसको क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हैं? वो फ्लूइड जो टिश्यू में प्रेजेंट है उसको बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड। कैसे हुआ ये? आर्टरी से जब ब्लड आया था, कैपिलरीज में गया और कैपिलरी से निकलकर टिश्यू में आ गया। अब निकलकर क्या आया? मतलब टिश्यू फ्लूइड का कंपोजिशन या लिम्फ का कंपोजिशन। तो कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन ऑफ लिम्फ नंबर 1, इसका जो कंपोजिशन है, जो प्लाज्मा है ना ब्लड में, याद है ना ब्लड के 2 कंपोनेंट थे, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। तो इसका कंपोजिशन बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा के बराबर है। जैसा ब्लड प्लाज्मा का था ना, बिल्कुल वैसा ही है। बस फ़र्क इतना है, इसमें आपको आरबीसीज नहीं मिलेंगे, इस टिश्यू फ्लूइड में या लिम्फ में आरबीसी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्रॉस कर दिया मैंने आरबीसी। और क्या नहीं मिलेगा? प्लेटलेट्स, ये भी नहीं मिलेंगे। क्लियर? प्लेटलेट भी नहीं मिलेगा। ये दोनों कंपोनेंट तो ब्लड में थे, याद है ना? लिम्फ में नहीं मिलेंगे। नो आरबीसी, नो प्लेटलेट्स। तीसरा क्या मिलेगा? लिम्फोसाइट्स। क्या मिलेंगे? डब्ल्यूबीसी का टाइप। डब्ल्यूबीसी 5 तरह के होते हैं। डब्ल्यूबीसी सेल्स टाइम में ही पढ़ा था आपने, 5 टाइप्स के होते हैं। उसमें से सिर्फ एक टाइप मिलेगा और वो उसका नाम है लिम्फोसाइट्स। तो ये नहीं कह सकते कि नो डब्ल्यूबीसी, नहीं, डब्ल्यूबीसी तो है लेकिन एक टाइप का ही है, लिम्फोसाइट है, ये मिलेगा, ये मिलेगा। इसके अलावा और क्या मिलेगा? लेस प्रोटीन होंगे यहाँ पे। क्या होंगे? लेस प्रोटीन। ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन ज़्यादा होंगे, यहाँ वाले प्लाज्मा में प्रोटीन कम होगा, तो लेस प्रोटीन एंड लेस कैल्शियम आयन। ये है कंपोजिशन किसका? लिम्फ का। नोट कर लेना। नो आरबीसी, नो प्लेटलेट्स, ऐसे क्रॉस करके मत दिखाना, आप तो लिखोगे नो आरबीसी, नो प्लेटलेट्स, ओनली लिम्फोसाइट्स, लेस प्रोटीन एंड लेस कैल्शियम। ये है किसका? लिम्फ का कंपोजिशन। ये मिलकर लिम्फ बनाता है या टिश्यू फ्लूइड बनाता है, ठीक है, ये सब मिलेगा आपको। तो ये सब यहाँ पे जमा हो गया टिश्यू में, सेल्स में। तभी तो इसको अगर सेल में जमा हो रहा है तो इंटरस्टिशियल बोलते हैं या टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। नोट कर लिया? नोट कर लो, ये कंपोजिशन लिम्फ का कंपोजिशन है, ये टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ का कंपोजिशन है ये। नो आरबीसी, नो प्लेटलेट्स, लिम्फ, ओनली लिम्फोसाइट्स, ओनली लिम्फोसाइट्स, उनके सारे डब्ल्यूबीसी भी नहीं होंगे। लेस प्रोटीन एंड लेस कैल्शियम, लेस प्रोटीन विथ लेस कैल्शियम, ठीक है। चले आगे। अब आप खुद ही सोचो, हर बार जब भी ब्लड आर्टरी से आएगा कुछ ना कुछ ये वाला कंपोनेंट टिश्यू में आ जाएगा, हर बार टिश्यू फ्लूइड बनेगा, हर बार टिश्यू फ्लूइड आपका बढ़ेगा। ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना फिर। अगर इस तरह से ब्लड आता रहा और टिश्यू में जाता रहा कुछ कुछ कंपोजिशन या कुछ कुछ कंपोनेंट्स, तो उससे क्या होगा? आपके टिश्यू में फ्लूइड जमा होने लगेगा, फिर आपके टिश्यू में क्या हो जाएगी? स्वेलिंग हो जाएगी, है ना, सूजन आ जाएगी। ऐसा होता है? नहीं होता, नहीं होता ना। सूजन कहाँ आ रही है? तो इसका मतलब यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड नहीं रहता है, चले जाता है। अगर रहता, जमा होता रहता तो फिर तो स्वेलिंग आ जाती, ये तो गड़बड़ हो जाती फिर। आप खुद ही सोचो। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आती? ब्लड का वॉल्यूम क्या कम नहीं हो जाता? भाई हर बार ब्लड लेकर आएगा आर्टरीज, कुछ ना कुछ यहाँ डालता रहेगा तो ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होता। तो इसका मतलब ये यहाँ से चले जाता है, ये यहाँ से निकल जाता है। अब इसको निकालेगा कौन? ये जाता है कैसे? तो यहाँ पर काम आएगी क्या? कैपिलरीज। क्या काम आएगी? कैपिलरीज। तो यहाँ पे होंगी क्या? कैपिलरीज,
ठीक है। तो ये कैपिलरीज है, छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती हैं। अब यहाँ से टिश्यू फ्लूइड जाना शुरू करेगा, यहाँ से टिश्यू फ्लूइड जाना शुरू करेगा। कैपिलरीज में टिश्यू फ्लूइड जाएगा आपका, कैपिलरी के अंदर चला जाएगा टिश्यू फ्लूइड। ये लेकर क्या जा रहा है? लिम्फ। ये कैपिलरीज क्या ले जा रही है? लिम्फ। तो इसलिए इसका नाम क्या है? लिम्फ कैपिलरीज। जो ब्लड लेके जाती है इसको क्या बोलेंगे? ब्लड कैपिलरीज। जो लिम्फ लेके जा रही है इसको क्या बोलेंगे? लिम्फ कैपिलरीज। तो टिश्यू फ्लूइड जब कैपिलरी में चला जाएगा, लिम्फ कैपिलरी में, तब इसको लिम्फ कहते हैं, तब इसको लिम्फ कहते हैं। ये टिश्यू फ्लूइड जब कैपिलरी के अंदर चला जाएगा तो इसको बोलेंगे लिम्फ, तब बोलते हैं लिम्फ। अब इस लिम्फ को कौन लेके जाएगा कैपिलरी से आगे? लिम्फ वेसल्स। कौन लेके जाएगा? तो बहुत सारी कैपिलरीज मिलकर लिम्फ वेसल्स बनाएंगी और लिम्फ वेसल्स इस लिम्फ को ले जाएगा आगे। देखो, तो यहाँ से राइट वाली लिम्फ वेसल आ रही है और यहाँ से लेफ़्ट वाली लिम्फ वेसल आ रही है। दोनों तरफ से लिम्फ आपका लेकर आ रही है और कहाँ पे जाके डाल देगा? यहाँ पे। यहाँ पर होती है एक मेन वेन जिसका नाम है सब क्लेवियन वेन। क्या नाम है? यहाँ पे जाके आगे यहाँ पे आ जाएगी सब क्लेवियन वेन। यहाँ जाके लिम्फ को खाली कर देगा। ये लो, पकड़ो अपना लिम्फ। ठीक है, आया समझ में? लिम्फ को जाके ड्रेन कर देगा वहाँ पे, क्योंकि लिम्फ यहाँ पे इकट्ठा नहीं रह सकता। टिश्यू के बीच में लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड आपका इकट्ठा नहीं हो सकता, एक्यूमुलेट नहीं हो सकता, नहीं तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा और फिर टिश्यू में आपके क्या हो जाएगी? स्वेलिंग हो जाएगी। तो इसीलिए इसको निकालने का तरीका बनाया। लिम्फ कैपिलरीज लिम्फ वेसल से होता हुआ सब क्लेवियन वेन में जाके डाल देगा, लिम्फ को ड्रेन कर देगा। आगे समझ में? अब बचा आपका लिम्फ नोड्स, जो लास्ट कंपोनेंट था, उसका क्या रोल है? तो इस लिम्फ वेसल्स में, ये जो लिम्फ वेसल आपको नज़र आ रही है, इसमें क्या होंगी? कुछ गांठें होंगी, इनको बोलते हैं नोड्स, लिम्फ नोड्स। ये गांठें होती हैं और ये किसकी बनी हुई है? इसकी, लिम्फोसाइट्स की। किसकी बनी हुई है? लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट सेल्स वहाँ पे इकट्ठे हो गए और ऐसे गांठ की तरह बन गए। और ये गांठें लिम्फ नोड्स हमारे बॉडी में सब जगह नहीं है, कहीं कहीं पे ही है। ठीक है, नेक रीजन में, बीच में, आर्म पिट्स के पास, है ना, यहाँ पे, और ग्रॉइन एरिया के पास, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये। अब इसका काम क्या है? तो जो लिम्फोसाइट का काम है वो इसका काम है, क्योंकि ये तो लिम्फोसाइट का ही बना हुआ है। तो बताओ लिम्फोसाइट का काम क्या है? ये माइक्रोब्स को किल करता है, ये बैक्टीरिया को मार देता है। तो जब लिम्फ में कोई अगर बैक्टीरिया होगा तो वो मर जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये लिम्फ को क्या कर रहा है? फिल्टर कर रहा है। क्या कर रहा है? फिल्टर कर रहा है। आ गया समझ में? तो लिम्फ के अंदर जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स होंगे, बैक्टीरिया जो भी होंगे, उनको ये किल कर देगा, आपके लिम्फ को फिल्टर कर देगा। ये लिम्फ नोड्स का फंक्शन होता है। तो ये था पूरा लिम्फेटिक सिस्टम। अब आ जाते हैं फंक्शन पे। तो इससे पहले एक बार फिर बता देता हूँ, जब भी आर्टरीज ब्लड लेकर आएगी, कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड आपका टिश्यू में चला जाएगा, इसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। उसका कंपोजिशन क्या है? ये रहा। ये कलरलेस होता है क्योंकि आरबीसी नहीं है, देखो, है ना, ये भी पूछ लेगा। कलरलेस होता है ये क्योंकि आरबीसी नहीं है। क्लियर? अब ये जो टिश्यू फ्लूइड है ये जाएगा लिम्फ कैपिलरीज में, लिम्फ कैपिलरीज से लिम्फ वेसल्स में, और लिम्फ वेसल इसको ड्रेन कर देगी सब क्लेवियन वेन में। कहाँ होती है ये? नेक रीजन के पास। कहाँ होती है ये? नेक रीजन के पास। रास्ते में मिलेंगे लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स लिम्फ को फिल्टर कर देंगे क्योंकि ये बना हुआ है लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट इज़ अ टाइप ऑफ WBC जो माइक्रोब्स को किल कर देता है। तो ये था सिस्टम, देखा आपने, है ना। एक और फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है बॉडी में, उसका रास्ता अलग है, ब्लड का रास्ता अलग है। ठीक है, तो ब्लड वॉल्यूम भी हमारा कम नहीं हुआ क्योंकि वापस डाल दिया इसने, ब्लड वॉल्यूम भी कम नहीं हुआ, और यहाँ पर भी हमारा फ्लूइड जमा नहीं हुआ, है ना। तो इसीलिए अब इसका काम क्या है, लिम्फ का फंक्शन क्या है? तो एनसीईआरटी में 2 फंक्शन लिखे हैं लास्ट लाइन में। पहला नोट कर लो, लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, और ये पहले आपके फंक्शन में होना चाहिए। सबसे पहला फंक्शन लिम्फ कैरीज, फंक्शन में लिख लो, फंक्शन ऑफ लिम्फ,
लिम्फ कैरी, हेडिंग डाल देना फंक्शंस ऑफ लिम्फ। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट, कहाँ से? फ्रॉम इंटेस्टाइन। हमने क्या पढ़ा था डाइजेशन में कि फैट के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये लिम्फ के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। लिखो लिम्फ कैरीज, लिखो लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। एनसीईआरटी का आंसर है ये पूरा। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। सेकेंड लिखो, इट ड्रेन्स एक्सेस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू। इट ड्रेन्स एक्सेस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू। टिश्यू में एक्सेस फ्लूइड को जमा नहीं होने देता है, वापस से ड्रेन कर देता है। इट ड्रेन्स, इसी के आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट फंक्शन भी, इट ड्रेन्स एक्सेस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट मेंटेन्स ब्लड वॉल्यूम लेवल। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप ये लिख सकते हो, दैट इज इट मेंटेन्स ब्लड वॉल्यूम लेवल। दैट इज करके लिख लो, है ना, इसके आगे, दैट इज इट मेंटेन्स ब्लड वॉल्यूम लेवल। ब्लड वॉल्यूम को लेवल को मेंटेन करता है क्योंकि एक्सेस फ्लूइड को वापस से सबक्लेवियन वेन में डाल देता है। तीसरा, इट फिल्टर्स द लिम्फ, है ना। तीसरा क्या है? इट फिल्टर्स द लिम्फ। ठीक है, तो ये 3 फंक्शन है, ये याद होने चाहिए आपको क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन तो यही आते हैं, व्हाट इज लिम्फ एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, लिम्फ नोड्स का, है ना। तो ये था फंक्शंस, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन। अब सुनो, व्हाट इज लिम्फ, तो क्या लिखोगे? लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द टिश्यू। लिखो, व्हाट इज लिम्फ? सो लिम्फ इज अ कलरलेस fluid which is present between the tissue and between the cell and tissue, कुछ भी लिख सकते हो, between the cell या tissue. It does not have RBC, platelets, only lymphocytes. It does not have RBCs, it does not have platelets. It has only lymphocytes with less protein and calcium. ये है लिम्फ की डेफिनेशन, ठीक है ना। तो लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द टिश्यूज और इसका कंपोजिशन, इट डज नॉट हैव आरबीसी, डज नॉट कंटेन आरबीसी, है ना, प्लेटलेट्स, इट हैज़ ओनली लिम्फोसाइट्स विथ लेस कैल्शियम एंड प्रोटीन। ये तो हो गई लिम्फ की डेफिनेशन। फंक्शन मैंने बता दिया, कंपोजिशन भी मैंने बता दिया, कंपोनेंट्स भी सिस्टम के मैंने बता दिए, तो टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, आया हुआ है क्वेश्चन, और यही 3-4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और आया हुआ है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन आया हुआ है क्वेश्चन यहाँ से। तो ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग कंप्लीट, सारा चीज़ हो गया। ठीक है, एक एक अच्छे से मैंने सारी चीज़ बता दी आपको। अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है? वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंसेस। तो वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है क्योंकि मिनरल्स तो डिजॉल्व होते हैं वाटर में, इसलिए वाटर एंड मिनरल्स कहते हैं। और दूसरा फूड एंड अदर सब्सटेंस का, अदर सब्सटेंस में आ जाएगा आपका अमीनो एसिड आ जाएगा, हार्मोन्स आ जाएंगे। प्लांट में भी हार्मोन्स होते हैं जिनको फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, पढ़ोगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, सबसे आज हम देखेंगे वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फूड का, और फिर एक्सक्रीशन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स।
वाटर को कौन लेके जाता है प्लांट्स में? है ना, 9th में ही पढ़ा था आपने, तो कंपोनेंट्स तो आपने 9th में पढ़ लिए। अब लेके कैसे जाता है वो 10th में पढ़ोगे अभी। फूड को कौन लेके जाता है? फ्लोएम। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं जाइलम, क्योंकि वाटर मिनरल का कंडक्शन कर रहे हैं हम। ठीक है, जाइलम। जाइलम में भी कौन है मेन, कौन है जाइलम में? क्योंकि 4 है यहाँ पे, तो जाइलम के कंपोनेंट्स मेन वाले बताओ 2। वो तो फ्लोएम का है ना, सीव ट्यूब। जाइलम का हाँ, देख के नहीं बोलना है, बिना देखे। वेसल्स एंड ट्रैकिएट्स, याद आ गया? जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, है ना। तो ट्रैकिएट 2 पहले नाम वाले थे, याद रखने, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ये तो 9th में ही पढ़ा था। वेसल्स एंड, सबको बोलना है, यही तो मेन है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड में भी। ठीक है, तो वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन बाय द वेसल्स एंड ट्रैकिएट्स। क्लियर? यही तो वैस्कुलर टिश्यू है, इन्हीं को तो कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। जाइलम का दूसरा नाम क्या है? वैस्कुलर टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, ये इनके अदर नेम है। तो यही हमें ट्रांसपोर्ट करना है। देखो कैसे होता है ये, अब ध्यान से सुनना। नोट कर लिया नहीं, वेसल्स एंड ट्रैकिएट्स? ठीक है, मैं अंडरलाइन कराऊंगा बाद में टॉपिक होने के बाद। ये मेन सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है ना, मेन पाइप सिस्टम है ये जाइलम में, वेसल्स एंड ट्रैकिएट्स। तो ये ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है। मिनरल्स एंड आयंस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? 2 तरीके से होता है, एक्टिवली एंड पैसिवली। एक्टिव एंड पैसिव तरीके से होता है। एक्टिव मतलब और पैसिव का मतलब पढ़ा हुआ है 9th में ही। एक्टिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन, याद है कुछ? नहीं। एनर्जी खर्च किस में होगी, एक्टिव में कि पैसिव में? एक्टिव में। एक्टिव मतलब पैसा लगेगा यहाँ पे, एटीपी लगेगी। पैसिव मतलब फ्री में, इतना समझ लो बस। एक्टिव मतलब पैसा लगेगा, और सेल का पैसा कौन है? एटीपी, एनर्जी करेंसी ऑफ दी सेल। तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी खर्च होने वाली है, यहाँ पे एटीपी खर्च होने वाली है। पैसिवली फ्री में, कोई एटीपी खर्च नहीं होगी, फ्री में। अब ये कब होती है? देखो, एक्टिव एब्जॉर्प्शन मिनरल एंड आयंस का कब होता है? जब सॉइल में मिनरल्स लो होते हैं, जब सॉइल में मिनरल्स कम होते हैं, लो होते हैं। जनरली सॉइल में मिनरल्स लो ही होते हैं, जनरली की बात कर रहा हूँ मैं। जनरली आपको सॉइल में मिनरल्स क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे, ठीक है। और रूट्स में मिनरल्स ज़्यादा मिलेंगे। तो जाना कहाँ से कहाँ तक है? लो से हाई, यही तो हो गया, लो से हाई। तो उल्टा हो गया ना ये, तो याद है ना, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, हाई से लो, तो ये तो उल्टा हो गया। अब लो से हाई आपको उठाना है, तो फिर क्या एनर्जी खर्च नहीं होगी? इसीलिए, है ना। तो लो से कहाँ जाएगा? रूट्स में, है ना, मतलब सॉइल से रूट में जाएगा। तो सॉइल में मिनरल्स लो हैं और रूट्स में हाई है। तो देखो, हाई, लो से हाई हो गया, तभी तो यहाँ पे क्या खर्च होगी? एटीपी। तो एटीपी खर्च करेगा और मिनरल्स को सॉइल से उठा के रूट में डाल देगा। ये एक्टिव प्रोसेस सब एनसीईआरटी का है, कुछ भी मैंने बाहर से नहीं बताया, लिखा हुआ है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस एंड मिनरल्स, ठीक है। तो जब मिनरल्स सॉइल में कम होंगे, जनरली कम होते हैं, रूट्स में ज़्यादा होते हैं, तो लो से हाई एक्टिव प्रोसेस, एटीपी खर्च होगी। तो इस तरह से हो जाएगा एब्जॉर्प्शन एक्टिवली। आ गया ना समझ में? किसको नहीं आया एक्टिव एब्जॉर्प्शन समझ में? सॉइल में मिनरल्स कम होते हैं, रूट्स में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, तो लो से हाई की तरफ जाना है। इसका मतलब एनर्जी खर्च होगी, यहाँ पे एटीपी लगेगी। एटीपी खर्च की, लो से हाई मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिए सेल ने। अब ये चले गए रूट के अंदर, चले गए। आ गया ना समझ में? एक्टिव। पैसिव तो पता ही है, जब सॉइल में मिनरल्स ज़्यादा होंगे और रूट में कम होंगे, तो हाई से लो, बिना एनर्जी खर्च किए। तो पैसिवली हाई से लो, विदाउट
यानी ATP अपने आप हाई से लो ऑस्मोसिस के थ्रू चला जाएगा। आगे समझ में? पैसिव मतलब नो ATP, फ्री में होगी प्रोसेस, क्योंकि हाई से लो वो तो अपने आप होती है। अब देखो, ठीक है, सपोज ये सॉइल है, ठीक है ना, सॉइल के पार्टिकल्स हैं ये, यहाँ पे मिनरल्स हैं आपके, ठीक है, और ये रूट्स हैं। यहाँ से एक्टिवली मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो गया, ATP खर्च करके ले लिया। ध्यान दो यहाँ पे, समझ में नहीं आएगा फिर ये। एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू या पैसिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू मिनरल्स चले गए, मान के चलो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब सॉइल में से एक्टिवली मॉलिक्यूल्स चले गए या मिनरल्स चले गए तो सॉल्यूट कम हो गया ना, और ज़्यादा क्या हो गया? सॉल्वेंट, मतलब पानी। पानी भी तो है सॉइल में। तो जब सॉल्यूट चले गए, जब एक्टिवली एब्जॉर्प्शन हो गया आयॉन्स का, मिनरल्स का, तो बचे क्या? पानी। तो पानी ज़्यादा कहाँ पे है? सॉइल में कि रूट में? सॉइल में। तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? ऑस्मोसिस। ये देखो फिर पानी गया, आ गया ना समझ में? ऑस्मोसिस तो पैसिवली है ना, हाई से लो। ये गया आपका क्या? वाटर। हाई से लो, प्रोसेस का नाम ऑस्मोसिस। क्लियर? मिनरल का भी एब्जॉर्प्शन हमने करा लिया, वाटर का एब्जॉर्प्शन भी हमने करा लिया। मिनरल का एब्जॉर्प्शन दो तरीके से, एक्टिवली, पैसिवली। वाटर, ऑस्मोसिस, है ना। ऑस्मोसिस तो ये कहता है फ्रॉम हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। याद है ना 9th क्लास में? अब पानी हमने पहुंचा दिया, मिनरल्स भी हमने पहुंचा दिए, कहाँ पे? रूट के सेल्स के अंदर। अभी जाइलम नहीं आया अभी तक, तो अभी कहीं जाइलम नहीं आया। जाइलम तो रूट के अंदर होते हैं, तो जाइलम आपको मिलेगा रूट के अंदर, कहीं बीच में जाके मिलेगा आपको, मतलब बाहर नहीं होते, ठीक है। जाइलम कहीं दरवाजे पे नहीं खड़े हैं रूट के, वो तो अंदर मिलेंगे आपको। अब क्या होगा देखो, ठीक है, तो ये रूट्स हैं, है ना। यहाँ पे जाइलम है, सपोज ये रूट का एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, और ये जाइलम है। जब पानी यहाँ गया तो यहाँ पे हाई हो गया, यहाँ पे लो है, अगले वाले में लो है, तो कहाँ जाएगा? हाई से। अब ये हाई हो गया और ये वाला लो, हाई से, हाई से, हाई से, और फिर फाइनली जाइलम में पहुँच जाएगा। पहुँच गया जाइलम तक पानी, मिनरल डिजॉल्व है उसमें, है ना। तभी तो हम क्या लिखते हैं? वाटर एंड मिनरल्स। पहुंचा दिया हमने जाइलम तक। देखो हाई से लो करते करते जाइलम तक आपका वाटर मिनरल्स पहुंच गया। रूट में जाइलम है, स्टेम में जाइलम है, लीफ में जाइलम है, और तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि ये तो नेटवर्क है पाइप का, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स का। तीनों आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड। क्लियर? आगे समझ में? तो रूट जाइलम तक हमने पहुंचा दिया। अब हमें तो ऊपर तक पहुंचाना है पानी को, है ना। ऊपर जो लीफ है, जो फ्रूट हैं, जो फ्लावर्स हैं, कुछ भी पार्ट हो ऊपर, सबको पानी चाहिए। पानी तो हर पार्ट को चाहिए प्लांट के, है ना। अभी तक तो हमने सिर्फ रूट जाइलम तक पहुंचाया है। अब आगे भी तो हमें ट्रांसपोर्ट करना है, तो आगे का ट्रांसपोर्टेशन होगा कैसे? तो यहाँ पे काम आएंगी दो मैकेनिज़्म, एक है रूट प्रेशर और दूसरा है ट्रांसपिरेशन पुल, है ना। तो वो दो मैकेनिज़्म कौन सी है? रिपीट करो। ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ट्रांसपिरेशन। तो मैकेनिज़्म जो इन्वॉल्व होती है यहाँ पे वो है आपकी, एक तो रूट प्रेशर और दूसरा है ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल पूछ लेगा आपसे एग्ज़ाम में, दोनों एनसीईआरटी में गिवन है, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, क्लियर? तो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी जाना नहीं। रूट प्रेशर क्या होता है, कब काम करता है ये, ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, कैसे काम करता है ये। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से मेन बताओ कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? इन दोनों में से जो मेजर है, जो मेन है, मेन प्रोसेस कौन सी है? ट्रांसपिरेशन पुल, ये मेन है। इसके बिना बड़े बड़े पेड़ों में पानी नहीं जा सकता, इसके बिना
बड़े बड़े पेड़ों में पानी ऊपर तक नहीं जा सकता। ये सबसे मेजर है, ये सबसे मेन प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर? तो इसको हम देखेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और एक्सक्रीशन का आधा पार्ट हो जाएगा। ठीक है।